नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक निर्वाचन आयोग के सीईओ ने उनको एक नोटिस इशू किया है और इसमें राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार करने के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने के और कोई नकली पहचान पत्र जारी करके किसी महिला का नाम लेकर के ये आरोप लगाने के कि उस महिला ने 2 अलग-अलग पहचान पत्रों से 2 बार मतदान किया है। उस महिला के हवाले से चुनाव आयोग ने कहा है कि उस महिला ने 2 बार मतदान नहीं किया है और जो 2 मतदाता पर्ची दिखा रहे थे राहुल गांधी, उनमें एक डॉक्यूमेंट ठीक है, दूसरा फेक है। और ये इसके साथ-साथ कर्नाटका का जो सीईओ है, वो उसका ऑफिस राहुल गांधी को इससे पहले भी नोटिस इश्यू कर चुका है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए थे महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, उसमें उनसे शपथ पत्र दे करके उन सारे डॉक्यूमेंट को चुनाव आयोग को सौंपने का उनको 2-3 बार अनुरोध कर चुका है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक भी वो दस्तावेज सत्यापित करके अपने हस्ताक्षरों के साथ चुनाव आयोग में जमा करने को तैयार नहीं हैं। इससे राहुल गांधी की अपनी विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना ये है कि राहुल गांधी जितना इस पूरे मामले से बचने की कोशिश करते रहेंगे, उन पर ये घेरा, उन पर ये शिकंजा और कसा जाएगा और उनको जवाब देना होगा। ये जो नोटिस इश्यू किया गया है, इसमें जो राहुल गांधी से जवाब मांगे गए हैं, अगर वो सही साबित नहीं होते हैं, वो पुख्ता जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दे पाते हैं, तो इसमें एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज करके मामला कोर्ट तक जाएगा, आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और अगर चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, तो उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। जो उनके विधि सलाहकार हैं, वो भी उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको एफिडेविट के साथ इन दस्तावेजों को चुनाव आयोग में सबमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी अगर गलत निकल गए, बाकी सारे सही निकल गए और कुछ भी गलत निकल गए, तो भी उनको सजा हो सकती है, उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। उधर तेजस्वी यादव बार-बार कहने के बावजूद अभी तक भी अपना वो पहचान पत्र चुनाव आयोग में जमा नहीं करा रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराया था। आज बल्कि उन्होंने पलटवार किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके भी 2 पहचान पत्र बने हुए हैं। तो विजय सिन्हा ने सामने आकर के कहा कि मैंने किसी तरह का कोई दुष्प्रचार भी नहीं किया, मैं सिर्फ एक जगह वोटिंग करता हूँ। जो दूसरा कार्ड है उसको बंद करने के लिए मैं काफ़ी पहले चुनाव आयोग को लिख भी चुका हूँ। तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरा मामला है, हिमंता बिस्वा शर्मा को फंसाने की कोशिश हुई है और ये आरोप किसी और ने नहीं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, एक लंबा ट्वीट करके, और इसकी उन्होंने डिटेल जानकारी दी है। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे चला गया है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हनी ट्रैप में फंसाया जाए और फिर उसको बदनाम किया जाए, और इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं? क्या केवल उस पुलिस ऑफिसर तक मामला सीमित था जिसने ये कर्मकांड करने की कोशिश की, या उसके पीछे कुछ बड़े चेहरे भी शामिल थे? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। तो उनके साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार।
धीरेन जी, आज कर्नाटक के सीईओ ने ये नोटिस इशू किया है राहुल गांधी को, और अगर इसको मैं दो पार्ट में दर्शकों को दिखाऊं तो उनकी समझ में आ जाएगा। ये राहुल गांधी के नाम है और 10 तारीख को ही ये इशू किया गया है, और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फेक मतदाता पहचान पत्र दिखाते हुए एक महिला पर 2 बार मतदान का आरोप लगाया है, जो जांच पड़ताल में झूठा पाया गया है। अब राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वो पहचान पत्र जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से ये भी जानकारी मिल रही है कि जितने दस्तावेज उन्होंने शो किए हैं, एक एक आदमी के घर जाकर के वेरिफिकेशन किए जाएंगे। जहां घर नंबर 0 दर्ज है उनके भी, जिनके फोटो नहीं लगे हुए हैं उनके भी, चुनाव आयोग का कहना ये है कि जो सूची वो शो कर रहे हैं वो कोई भी अधिकारी देगा नहीं इनको कानूनन। इन्होंने या तो ये खुद तैयार कराए हैं, जो ये 6 महीने कह रहे हैं कि हमने मेहनत की है, या फिर इन्होंने अवैध रूप से ये लिए हैं या तैयार कराए हैं, और इनमें मोस्टली फेक हैं, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। तो ये मामला कितना संगीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब लगता है कि पूरा चुनाव जो है, जो बिहार चुनाव है या आगे की राजनीति है, वो इसी पर करना चाहते हैं। राहुल गांधी अब इसको लेकर इतने जबरदस्त उसमें आ चुके हैं, जो एक डेस्परेशन उनका शो हो रहा है, वो लग रहा है कि वो इसको एक ऐसा रामबाण मान रहे जिससे मोदी सरकार बैकफुट पे उनको लगता है आएगी। और वो आप देखेंगे पीछे तक, अगर अब आप एक खास जो ग्रुप है, जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राहुल के खुलासे से कांप गई सरकार। बहुत सारों ने तो कहा कि मोदी देश छोड़कर भाग जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि मोदी देश छोड़ के भाग के कहाँ सऊदी अरब में शरण लेंगे, कहाँ लेंगे, ये उन्होंने अभी नहीं चलाया, वो भी चलाएंगे। दरअसल ये एक बहुत गंभीर मामला है। लगातार एक के बाद एक आप इस तरह के काम कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक संस्था का न केवल उसका हनन कर रहे हैं, बल्कि आप राष्ट्र के लोगों का यकीन उस व्यवस्था पर से खत्म कर रहे हैं जो इस देश को लोकतंत्र बनाए रखने में सबसे मजबूत पाया है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है, और इसके लिए आप, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो हम लोग दरअसल एक चीज प्रैक्टिकल लापरवाही है, और एक चीज ये है कि आप उसको इंटेंशनली कह रहे हैं। आप जैसे हम लोगों ने अभी रोज प्रोग्राम 8:30 का ना शुरू करके आज आपने 9:30 पे किया है, और मैं इसको साजिशन मान लूं कल को, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके पीछे आपने कोई लिखा तो है नहीं कि हम 9:30 फला तारीख को करेंगे। आपको कुछ जरूरी चीज थी और आपने अचानक कहा कि चलिए ठीक है 9:30 पे कर लेते हैं। इसी तरह से कई बार आयोग की इस तरह 2-2 रजिस्टर्स के बहुत सारे लोगों के मतदान पत्र हैं, मतदाता पत्र बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि गांव का जब वो छोड़ के आते हैं तो अमूमन इस देश में लोग प्रैक्टिकली चीजों पर नहीं जाते, उसको नहीं कटवाते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आयोग ने एसआईआर कब कर रहा है? 20 साल बाद कर रहा है। 2003 में किया, 22 साल बाद अगर वो एसआईआर कर रहा है, तो अगर नॉर्मल टेंडेंसी भी आप देखेंगे तो 4 आम चुनाव, 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं अगर वो पूरा कार्यकाल करते हैं। तो इस दौरान जो उस समय जिनके 2 होंगे, अगर उसको कैंसिल नहीं किया होगा तो उनके 2 मतदाता प्रमाण पत्र चल रहे होंगे, जिन लोगों के पास भी होंगे। और ये बहुत सारे लोगों पर है जिन्होंने गांव से शहर में माइग्रेट किया है, ये एक बड़ी संख्या है। जैसे उसमें भी 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम है, जो बिहार के एसआईआर में जो 65 लाख की हैं। तो राहुल गांधी उन तमाम चीजों को, जो अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, जो एक प्रक्रिया जो पहले से पेंडिंग पड़ी है जिस पे आज तक काम नहीं किया गया वो हो सकती है, उसको वो पूरी संस्था का और पूरी सरकार की साजिश साबित करने पे लग रहे हैं। अब आपने देखा होगा, अब तमाम लोगों ने ऐसे आए बाएं आरोप गाने शुरू कर दिए। शरद पवार ने कहा कि साहब उनको 2 लोग मिले थे, उनका बस उनको नाम पता मालूम नहीं, वो उसको मिलवाने ले गए राहुल गांधी से। मतलब आप सोचिए, इतनी ताकतवर संस्था है जो एनसीपी, और शरद पवार कोई राह चलते हुए नेता नहीं है। वो आज से वो पूरा मुंबई कंट्रोल करते हैं। इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके, कई मंत्रालय पर रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके।
वो कह रहे हैं कि उनसे 2 लोग मिले और उनको मिलवाने भी ले आए राहुल गांधी से, लेकिन उनको उनके नाम पता मालूम नहीं है, ना फोन नंबर मालूम है। मतलब ये एक हद है, क्योंकि आप अपनी हार की खीज मिटा रहे हैं। इसी बीच में चुनाव हो चुका कर्नाटक में, आप जीते हैं। तो ये कैसा गणित बीजेपी लगा रही थी कि आपको जिता भी रही है और हरा भी रही है। दरअसल ये सब चीजें जो लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपको स्क्रीन पे बैठ के इनकी साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं और बहुत बड़े वो दिख रहे हैं, वो जानते हैं। जिसने भी बेसिक मैथ्स में काम किया है, जरा सा भी गणित देखा है, वो ये जानता है कि अगर एक मत पे मान लीजिए मैं जीत हासिल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने, इस बूथ पर इतने वोट लूंगा, इस बूथ पर इतने वोट लूंगा और इस बूथ पर इतने वोट लूंगा, ये डिसाइड करने के लिए ओंकार सर अभी भी कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। इतने सिर्फ एक विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कैसे तय करोगे इसको इतने देने, इसको इतने देने, इतने यहां निकालूंगा, इतने ये करूंगा, ये संभव ही नहीं है। खरबों काउंटिंग चाहिए उसके लिए। तो वो दरअसल सिर्फ ये, चूंकि एक हार हो गई और एक अगली हार संभावित है। चूंकि देखिए, जब से जातिगत तौर पर अगर मैं कहूं, मैं बिहार के चुनाव को सिर्फ जातीय राजनीति की प्रयोगशाला से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं होता। ये 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो इनके खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखी नहीं कभी। इससे पहले 15 साल वो फैमिली रही है, उस पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वहां जातीय गणित है। और जातीय गणित में अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए में है, तो बैलेंसिंग व्हील एनडीए की तरफ है। अगर वो उधर होते तो बैलेंसिंग व्हील होता। शुरू में आपने देखा होगा कि इन्होंने कोशिश की कि उनकी तबीयत खराब बताई जाए नीतीश कुमार की, वो दांव चला नहीं। तो अब एसआईआर एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वो लोगों के मन में शक पैदा कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने ऐसी जगह से की जहां वो पार्टी जीती थी। आप किस तरह से, आपने सीधा 2 और 2 4 और इसी तरह से इतने लोग ये हो गए, हम इतने से हारे हैं, तो इसका मतलब 1,32,000 मतों की चोरी कर ली। ये और इस तरह के जो आरोप हैं, ये अगर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने सही किया है, जो नोटिस इशू किया है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग की गलती है, लापरवाही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया को झूठ बताना, ये मान लेना कि इस तरह से सरकारें बदल सकती हैं, आज तक आप एक भी चीज अदालत में साबित नहीं कर पाए हैं, एक भी। आपको 12-13 अगस्त को इन सबको लेके आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग पर तो जब जाएंगे आप यहां आइए। आप उनको जब बिहार की उसका विरोध कर रहे हैं तो आप वहां आइए, और मुझे जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जितने सारों पर साइन करके देंगे, उनमें से एक भी गलत है, एक भी, तो सजा तो एक पर भी होगी। 2 साल या 2 साल से ज्यादा पर आपकी सजा चली जाएगी, और आगे 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सजा पूरी होने के बाद। ये आप सोचिए कि राहुल गांधी अब या पूरा विपक्ष किस लेवल पर आ रहा है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हो रही, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं हो रही, ये इस राष्ट्र की स्थापित संस्थाओं के खिलाफ एक साजिश है, ये कोई राजनीति नहीं है। और ये बात उनको समझनी पड़ेगी। उनके साथ जितने लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, वो यकीन कर रहे होंगे इस पर। मैं ये नहीं मानता कि वो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए 10-10 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी अब भाग जाएंगे या ये कर लेंगे, तो इसका मतलब लोगों को यकीन आ रहा है। लेकिन ये लोग उनके लोग हैं, और धीरे धीरे वो अराजक हो जाएंगे, वो संस्थाओं पे से यकीन करना बंद कर देंगे। राहुल गांधी अगर नहीं देते हैं, तो जो आयोग ने कदम उठाया, ये अब उनके रास्ते बंद कर रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने एक सीधी लड़ाई लड़ी और आप ये मानते हैं कि आप जनतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको फिर सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए, क्योंकि आपने उनकी प्रतिष्ठा धूल दूसरी की है, तो आप अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर तब उसमें कूदिए। ये किसने प्रोग्राम किया है जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी भाग जाएंगे? बहुत सारे हैं, आप जाके देखिएगा। मैंने देख रहा था, मैं कई सारे वो यूट्यूबर्स हैं अलग अलग, एक ने लिखा है कि वो भाग जाएंगे, एक ने, माफ कीजिएगा, एक ने कुछ और लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या। मैं तो हैरान हूं, क्योंकि ये चूंकि चल ही रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। आजकल सब लोग इस तरह से पूरा मैं 1 मिनट पानी लूंगा सर, सूखी गला।
मैं दर्शकों दरअसल के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं ताकि ये पता लग जाए कि ये कितने फेक तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, फैसले लेने शुरू किए हैं, अगर कहें तो पूरा कमांड किया है, कंट्रोल किया है, तब से इनके नेतृत्व में कांग्रेस कहां-कहां कितनी बार हार चुकी है। आंध्र प्रदेश में 3 चुनाव हार चुकी है, 2014, 2019, 2024। अरुणाचल प्रदेश में 2 चुनाव हार चुकी, असम में 2 चुनाव हार चुकी, बिहार में 2 चुनाव हार चुकी, छत्तीसगढ़ में 2 हार चुकी, दिल्ली में 4 हार चुकी, गोवा में 3 हार चुकी, गुजरात में 3 हार चुकी, हरियाणा में भी 3 हार चुकी, हिमाचल में 2017 का 1 हार चुकी, जम्मू कश्मीर में 2, 2014, 2024, झारखंड में 2014 वाला, कर्नाटक में 2018 वाला और मध्य प्रदेश में 2013, 2023, महाराष्ट्र में 3 चुनाव हार चुकी, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 2, नागालैंड में 3। इसके अलावा उड़ीसा में 3, 14, 19, 24, पंजाब में 2, 2012, 2022, पुडुचेरी में 2011, 2021, राजस्थान में भी 2 चुनाव हार चुकी, सिक्किम में 3, तमिलनाडु में 2 जब से इन्होंने लीडरशिप संभाली है, तेलंगाना में 2014, 2018, त्रिपुरा में 3 चुनाव, उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव, उत्तराखंड में 2 चुनाव, पश्चिम बंगाल में 3 चुनाव, 11, 16, 21 और केरल में 2016, 2021। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें, पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, मुख्यमंत्री नहीं बना। तमिलनाडु में 60 के दशक के बाद इनका मुख्यमंत्री नहीं बना। उड़ीसा में 2000 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, 1989 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बिहार में 1990 के बाद जगन्नाथ मिश्रा आखिरी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद इनका मुख्यमंत्री नहीं बना, उनकी सरकार नहीं बनी। और ऐसे तो कई राज्य हैं इस देश के जहां पर 10-10 साल, 15-15 साल कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। 2013 आखिरी साल था जब दिल्ली से चली गई थी और दिल्ली में तब से 6 चुनाव हो चुके, 3 लोकसभा के, 3 विधानसभा के, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। तो राहुल गांधी 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके और ठीकरा किसके सिर पर फोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग के। देखिए, जी दरअसल मैं यही मतलब मेरी बातचीत का आधार ही ये था कि वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि गांधी हैं, उनका सरनेम गांधी है, तो वो सांसद होने से नहीं रह जाता, वो नैसर्गिक तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, ये उनको लगता है। उनसे ज्यादा उनके लोगों को लगता है, उनके लोगों से ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं को लगता है, उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके वोटर को लगता है। और ये जो सारा मिश्रण है, इसमें एक शख्स ऐसी राजनीति है कि विदेश के जो इस समय हिंदुस्तान के लिए आने वाला सबसे बड़ा खतरा है कि भारत की जॉब्स भारत में जा सकती हैं। आप ये तो कह सकते हैं विपक्ष के तौर पे कि संसद चलाना सरकार का काम है, हम तो अपने सवाल उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, ये बात कही जा सकती है, ठीक है ये सब। लेकिन आप ये कह दें कि विदेश नीति चलाना सरकार का काम है, हम तो विदेशियों के साथ खड़े होंगे, ये बात नहीं मानी जा सकती। आप जब ये कहते हैं ट्रंप के सामने, आप ये सोचिए, इस पर एक बयान शरद पवार का है जिसने कहा है कि इस समय हमको देश के उसके साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हाँ डेड इकोनॉमी है, आपको नहीं पता, इन दो के अलावा किसी को नहीं पता। आप अपनी प्रतिहिंसा में व्यक्ति विरोध या विपक्ष के विरोध की बजाय आप राष्ट्र विरोध की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा विलक्षण राज्य है। ओंकार सर, मैं यहाँ का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं बाकी सब चीजें देखने के बाद कह रहा हूं, यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो इस राज्य का नहीं, लेकिन आज तक इस पर कोई सवाल नहीं करता, वो जाते हैं वोट देते हैं। इस देश में गुजरात से आकर इस देश में चुनाव लड़ते हैं प्रधानमंत्री और जीतते हैं। नहीं, टेक्निकल देखें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था पहले।
नहीं, वो सब चीज ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि और उत्तराखंड में और नारायण दत्त तिवारी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के भी और उत्तराखंड के भी। नहीं, वो सब चीजें मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता एक राष्ट्रीय नैरेटिव में रहती है। कांग्रेस के आने की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां ये कभी मुद्दा उठ ही नहीं सकता, चाहे आप कहीं से ले आइए। मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि अगर कल को हेमंता बिस्व शर्मा यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यहां उनका विरोध इसलिए नहीं होगा कि वो असम के है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर ऐसे रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे शीला दीक्षित दिल्ली की नहीं थी, सुषमा स्वराज दिल्ली की नहीं थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं थे, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, लेकिन ये दिल्ली में संभव है क्योंकि दिल्ली की पूरी मिनिस्ट्री यहां रहती थी, गाजियाबाद में, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सब चीजें। लेकिन ये बाकी राज्यों में, मैं आज के वक्त की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की समझ में ही गड़बड़ है कि वो ये समझने से इनकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से जहां से वो जीत के आते हैं वहां राष्ट्रीयता का ज्यादा महत्व है बजाय कि राज्य की राजनीति का। मेरा जो अर्थ है कहने का कि यहां किसी भी तरह का ऐसा इशू नहीं चलता। ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है कि वो ऐसी जगह से आते हैं जहां 80 सांसद भी अगर बाहर से लाएंगे तो उनकी पार्टी पर विवाद हो सकता है, उनके बाहर का होने पर विवाद नहीं होगा। इनकी मेरा समझ में तो आज तक ये भी नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव कामयाबी क्यों मिल रही है और कांग्रेस को शिकस्त क्यों मिलती जा रही है। यही क्योंकि कारण है। किसी भी चुनाव में 6 महीने पहले ये ढोल मंजीरे और तबले और ढोल ढपाड़े लेकर के पहुंचते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी पूरे 5 साल काम करती है और जहां सत्ता में नहीं है वहां भी सिर पिटवाती है। पश्चिम बंगाल में देख लो, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम वो सड़कों पे हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई देती है पश्चिम बंगाल में, या कहीं भी लड़ते हुए दिखाई देती हो? कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, आपको मालूम है कि अभी परसों और 2 दिन पहले राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी मिले। कांग्रेस के नेताओं ने बंगाल के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब हम यहां लड़ रहे हैं इनसे। मैं दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरा आशय ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को कि देखिए आपको राजनीतिक मिजाज समझना होता है। जो 80 सीटों वाला राज्य है वो इस तरह से बिहेव करता है। बराबर में एक राज्य है जो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ खड़ा होता है, वहां जातीय समीकरण चलते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि वहां लगातार आप किसी भी तरह से आप देखेंगे किसानों का इशू आपने उठाने की कोशिश की, मुलताई हुआ, लेकिन वो बीजेपी के साथ खड़ा है क्योंकि वहां हिंदुत्व के लिए एक कॉमन थ्रेड वहां मिलता है। तो ये अलग अलग राज्यों के समीकरण को समझने में राहुल गांधी नाकाम हो रहे हैं, इसीलिए इतने अच्छा, ज्यादा चुनाव। ये एक और उदाहरण मैं देता हूं, किसानों से मुझे याद आ गया। हरियाणा को इन्होंने प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की थी, खापों को जुटाया, पहलवानों को जुटाया और अग्निवीरों का मामला उठाया और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे किया। इसके बावजूद क्या हुआ? तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और कौन नहीं जानता है कि 13 महीने के उस आंदोलन के पीछे कौन कौन सी ताकतें थी और क्यों लगी हुई थी। तो आप नेगेटिविटी की राजनीति करके लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। आपको लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप जो मौजूदा गवर्नमेंट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। उनके सामने एक रोड मैप आपको रखना पड़ेगा। वैसा तो नहीं कर पाए ये। तिकड़मी राजनीति से या इस तरह के आंदोलन छेड़ करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करके और पहलवानों का इन सब का मुद्दा उठा करके आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे? ये फिर हरियाणा ने साबित किया है इनको। दरअसल हरियाणा के इलेक्शन में मैं ये मानता हूं कि जो लीडर होता है वो स्टेट वाइज चीजें समझता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को आप देखेंगे वो तय करते हुए चलते हैं कि मुझे यहाँ ये देखिए, हार जीत अलग चीज होती है जनता, लेकिन आप सिक्का तो उछालेंगे, हेड एंड टेल तो बाद की बात है। अचानक राहुल गांधी पहुंचते हैं, उनके लोग उनको दे देते हैं। जब उन्होंने यात्रा की थी उस वक्त लोग उनसे जुड़े, उस वक्त उनके लोग आए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस की ताकत कहां से आती है।
उस यात्रा में हम सब ने देखा किस तरह से कांग्रेस के लोग उनके साथ निकलकर सड़कों पे आए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की। लेकिन उस मेहनत के बाद उनको ये लगा कि उन्होंने तो सब लोगों को उनके साथ आ गई, वो भीड़ जो उनको दिख रही, जो उनके कार्यकर्ताओं की थी, उनको लगा कि ये पूरे देश की भीड़ है, देश बहुत विराट है और उसमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये मान लिया कि साहब उनके साथ बहुत लाखों लोग जुड़ गए थे, और लेकिन वो जीत में बैलेट से नहीं निकले। भाई वो बैलेट का मतलब ईवीएम से नहीं निकले, तो इसका मतलब उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि उनको और मुद्दे उठाने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है, और सड़क पे रहने की जरूरत है। उन्होंने ये सोचा कि ये और ज्यादा आरोप लगाने की जरूरत है, और ज्यादा झूठ को फैलाने की जरूरत है, और ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत है, क्योंकि इससे जीत निकल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको खास तौर से अभी, हालांकि बहुत सारे, मैं आज बात कर रहा था, मैं गया था आज अलग अलग जगह पर, तो मैं एक जब कांग्रेस के एक बहुत सीजन रिपोर्टर से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है। हमने कहा कि ज्यादा हार्ड लेफ्टिस्ट हो गई है कांग्रेस, कांग्रेस का आइडिया लेफ्ट हो गया, लेफ्ट गायब हो गया, लेफ्ट आउट हो गया, कांग्रेस लेफ्ट हो गई। तो उसने कहा कि अभी हाल फिलहाल में कई सारे लेफ्ट के जो इनके पास आ गए थे उनको हटाया गया है। मतलब वो ये अंदर टर्निंग चल रही है कि वो करना क्या चाहते हैं, वो कर क्या रहे। कभी उनको लगता है कि सेंटर से राजनीति, कभी आप देखेंगे दत्तात्रेय गोद पता चल जाता है, कभी वो गले में माला डाल रहे हैं, कभी वो अचानक सीधे तौर पर हिंदुत्व के एकदम खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि वो लिबरल है। तो ये जो मल्टीपल आइडिया है, ये उनको कंफ्यूज कर रहा है, उनके वोटर को कंफ्यूज कर रहा है, उनकी हार की वजह। और मुझे तो एक और भी बात लगती है ओंकार साहब, कि अब जो उनके यहां कोई बेसिक गणित भी समझ रहा है, जैसे मान लीजिए शशि थरूर का उदाहरण ले लीजिए, मनीष तिवारी का उदाहरण ले लीजिए, तो वो भी अब उस जगह से दूर हो चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी मुझे लगता है अब सच सुनना भी नहीं चाह रहे, अपनी पार्टी के लोगों से भी वो सच सुनना नहीं चाह रहे। वो जो कह रहे हैं उसके इर्द गिर्द उनके तमाम लोग बस उसके इर्द गिर्द रच रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि देखो अभी दिन है, उस वक्त चाहे रात के 10 बजे हों, 11 बजे हों, 12 बजे हों, लोग अचानक ये कहने लगते हैं हाँ सर लाइटें बंद कर लेनी चाहिए हमें कार की, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति इस समय हो रही है चुनाव के। आप चुनाव आयोग पर जब एक के बाद एक आरोप लगाते हैं, आपको लग रहा है कि आपने बहुत सच किया है, आपने बहुत ज्यादा वो किया है, उनमें से ज्यादातर आरोप कहीं ठहर नहीं रहे। शगुन देवी का मसला आ ही चुका, उसने कहा कि साहब मैंने एक जगह वोट किया, आपने मुझे नोटिस किया, उस पर नोटिस मांग लिया। इसके अलावा जो 2 जगह नाम है, एपिक का नाम है, ठीक है एपिक का नाम 2 जगह है, लेकिन वोट कहां पड़ा है, और उस सब में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, वो आदमी क्या कर रहा है, क्या उसको 4 जगह भेजा गया, क्या उसकी 1.5 साल पहले 2 साल पहले नौकरी लगाई गई क्योंकि उसका 1 वोट होगा। आप कितने ऐसे वोट क्रिएट कर सकते हैं, कितने लोगों को ऐसी। तो ये सारी चीजें टिकेंगी नहीं। हाँ, उन लोगों के लिए जिनको यह है कि हार का कोई कारण ढूंढना चाहना चाहिए। देखिए अगर इस बार मुझे तो कई बार ये लगता है कि जो अंदरूनी राजनीति होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर अभी इन चुनाव में, चूंकि अभी ये है बिहार चुनाव है, यहाँ बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है। उसके बाद आप बंगाल में कहीं नहीं है, बंगाल में कोई मतलब नहीं है आपका, तमिलनाडु में आप पुछल्ला पार्टी है, उसके बाद आप केरल में, अगर केरल में ले दे के अगर सरकार नहीं आई, जैसा पिछली बार आपके हाथ से फिसल गई थी मछली, अगर इस बार भी हो गई, तो आप ये सोचिए फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो अभी तक तो सिर्फ सवाल लगते हैं, तब विद्रोह हो जाएगा, तब लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं कोई विद्रोह करने वाला है कांग्रेस में, क्योंकि वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी की संतान है। तो वो चाहे 150 चुनाव हार जाएं, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे लगता है प्रियंका पर वो जो है, प्रियंका उनके लिए खतरा बन जाएंगी। अगले विषय पर चलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के जो ये हनी ट्रैप में फंसाने की खबर आ रही है, इस पर आपने भी प्रोग्राम किया है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट पर, तो इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये पूरा मामला है क्या, और क्या राजनीति अब इस स्तर तक नीचे जाएगी? देखिए, बीजेपी के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं ओंकार सर, हर एक का अपना व्यू है, मेरा ये व्यू है कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की वोट खींचने की अपील में सहयोग करते हैं। यानी अगर मोदी
20, 50, 100 वोट ला रहे हैं तो वो उनके साथ 2, 5, 10 वोट जरूर लेके आते हैं अपनी तरफ से। वो दो मुख्यमंत्री एक इधर हैं, एक उधर है, एक हेमंता है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है, जो अपनी ताकत के साथ खड़े होते हैं। और हेमंता विश्व शर्मा ने एक तो 2023 में एक ऐसा समीकरण बैठा है जो परिसीमन हुआ है, उस परिसीमन में ऐसी 20 से 25 सीटें बदली हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी। उनको इस तरह तैयार, पहले समीकरण में वो इस तरह बैठी थी और उसके बाद वहां डेमोग्राफी चेंज का जिस तरह का एक प्लान और वो चल रहा, जिससे हेमंता टकरा रहे हैं। हेमंता सीधे चुनौती दे रहे हैं। आपने देखा होगा 5 बड़े ड्राइव चले हैं पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने, 5 बड़े ड्राइव हुए हैं जिनमें उन्होंने सरकारी जमीनों से अवैध बांग्लादेशी या मुस्लिम्स जो वहां के वो थे उनसे कब्जा हटवाया है। तो वो सीधी लड़ाई लड़ रहे। उन 25 सीटों, 20 से 25 सीटों का जो समीकरण है जिसमें जीत का अंतर महज 2-3% होता था, क्योंकि वहां मुस्लिम बाहुल्य और डेमोग्राफी चेंज की वजह से मुस्लिम वोटिंग बहुत हो गई थी। परिसीमन में वो चेंज हुआ है, उन आदिवासियों को ताकत मिली है जिन आदिवासी सीटें थी। SC ST सीटें बढ़ाई गई हैं। 2021 में 10 मई के बाद जब से शपथ ली थी आज तक उनके नेतृत्व में लगातार ज्यादातर चुनाव एक साथ जीते और अभी 2025 में जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें 75% जीत हासिल की है टोटल सीटों पर। तो ये एक इनविंसिबल जैसी छवि दे रहा है। गौरव गोगोई को भेजा गया है लेकिन गौरव गोगोई वहां अभी तो कम से कम असर छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में जब ये आरोप लगता है, ये सह प्रभारी थे, पिछले साल चुनाव हुआ, 2 फेजेस में चुनाव हुआ, सह प्रभारी थे और सबसे ज्यादा इनके बयानों को आपने देखा हो, झारखंड में इनके बयानों से बड़ी चर्चा हुई, बड़ी सुर्खियां बनी। तो अब ऐसे में एक पुलिस अधिकारी का जिक्र आता है जो उन्होंने कहा, ये आरोप लगाया बाबूलाल मरांडी ने, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को उन्होंने जोड़ा। ये काफी लंबा है। एक सीनियर अधिकारी, देखिए सीनियर अधिकारी ने आसाम के उत्तर षड्यंत्र पर का फंसान 2 बार पैसे देकर उनको भेजा, इसके ये कह रहे हैं प्रमाण के साथ होगा। फिर इन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को वो किया है, हेमंत सोरेन और हेमंत बिस्व शर्मा। ये भी मजेदार बात है कि दोनों हेमंत है। उन सब से कहा है कि क्या आपको नहीं लगता जो ये कर रहे हैं, पूरा लंबा, मतलब आप पढ़ सकते हैं उसको, मुझे लगता है सबने लोगा। ये उस तरफ ले जा रहा है कि जब हेमंता एक वॉल की तरह है, हार और जीत के बीच में बीजेपी की तरफ से एक वॉल बन गए हैं और जीत की तरफ दिख रही है पार्टी इस वक्त, तो मुझे लगता है कि ये तब ज्यादा घृणित एक षड्यंत्र हुआ। क्योंकि अगर उन्होंने कहा भी है कि 2 महिलाएं जिसमें से एक अस्मिया मूल की है वो उनसे मिली गुवाहाटी में और उन्होंने कुछ संदेहास्पद वो करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा मैं जैसा सबके साथ करता हूं इस तरह से उन्हें भगा दिया गया। तो ये बात, इसका मतलब है इसमें ट्रैक्शन है। और इस बात का अर्थ यही है कि मैंने आपको ये बताया, ये विस्तार से मैंने बताया कि क्यों हेमंता बिस्व शर्मा एक बड़ी चुनौती है। अब उनके खिलाफ, चूंकि ये देखना पड़ेगा, अगर ये सबूत देते हैं बाबूलाल मरांडी तो ये हाल फिलहाल की सबसे बड़ी राजनीति की गिरावट का सबूत होगा। और उन्होंने कहा है कि मेरे पास सबूत है। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं इसका खुलासा जल्द करूंगा, अगर आप अपनी एजेंसी से जांच कराना चाहें करा लें। चूंकि हेमंता तो आगे खुल के खेलते हैं तो मुझे लगता है वो तो केस दर्ज करेंगे अगर उनको इसमें कुछ भी लगता है, और जांच होगी तो पहुंचने की कोशिश की जाएगी उस आदमी तक कि आखिर, क्योंकि हनी ट्रैप का मतलब ये है ओंकार जी, अगर मैं ये कहूं हनी ट्रैप जिसके साथ एक बार हो गया उसका राजनीतिक जीवन समाप्त होता है। नारायण दत्त तिवारी राज्यपाल थे, उनकी सीडी आ गई, हालांकि उम्र का भी है लेकिन उसके बाद उनको जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे राजनेताओं को आप देखेंगे जब सीढ़ियां आई, हालांकि वो मर्डर था लेकिन फिर भी वो सीढ़ी पहले आई थी, महिपाल मदेरणा वाली, आपको याद होगा, भंवरी देवी की। इसके अलावा भी बहुत सारे राजनीतिकों को निपटाने के लिए जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इस तरह हनी ट्रैप में लाना, ये हाल फिलहाल में मुझे लगता है राजनीति की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में होगी अगर इसके सबूत के साथ आते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि हेमंता बिस्व शर्मा जो है सबसे बड़े निशाने पर हैं। विपक्ष के पास उनको इस समय रोकने का कोई कारण नहीं दिख रहा है, उनको कोई मौजूदा समय नहीं मिल रहा। और अभी शायद 29-30 को वहां अगस्त के आखिर में अमित शाह पहुंच रहे हैं, अमित शाह वहां एक सभा भी कर रहे हैं,
तो जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हेमंता को लगता है कि इस समय पहले से ज्यादा वो 100 प्लस सीट का दावा कर रहे हैं। 126 सीटों में से 100 प्लस उन्होंने SC ST सीट का वो भी बढ़ाया है। मतलब पहली बार मुझे लगता है बहुत दिनों बाद इस तरह से, चूंकि SC सीट एक बढ़ाई है, ST सीट कई बढ़ाई है, तो वो एक ये मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर उनका सामना करना इस समय तो बाकी पार्टियों के लिए मुश्किल दिख रहा है और शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, मुझे ऐसा लगता है। इसकी अगर ठीक से जांच हो गई तो इसके तार बहुत दूर तक जुड़ सकते हैं। ये संयोग हो सकता है कि राहुल गांधी जब असम के दौरे पर थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अति उत्साह में यहाँ तक कह दिया था कि आप अपने मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी जेल जाते हुए देखेंगे। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से गौरव गोगोई पर लगातार अटैक कर रहे हैं उनके कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के, इसलिए भी हो सकता है कि ये कांग्रेस के निशाने पर हों। और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री तक से सवाल पूछे हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट है या पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर यह कर्मकांड कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। अगर ये जांच सही से होती है और सबूत हैं तो ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में भी विपक्षियों की नेताओं में खार बने हुए थे और हेमंता बिस्वा शर्मा में इस बार के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि हम उनकी पूरे देश में एक प्रेजेंस देखेंगे। अगर वो इस बार आसाम से अपनी पार्टी को जिता कर लाते हैं तो हम उनकी प्रेजेंस पूरे देश में देखेंगे, उनकी धमक सुनाई देगी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनकी सभाएं अगर मांगी जा सकती हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। एक नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिशियंस जिनकी 14 लोकसभा सीट की वो है, वो टोटल मिला के 25 सीटों का वो उन पर प्रभाव है, वो अब बंगाल की चुनौती उसको समझने के लिए तैयार होंगे। वो इसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी जाकर उनके समर्थकों की भीड़ है, चूंकि यहाँ वैसे ही योगी आदित्यनाथ जैसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं जो अपने समर्थकों के लिए बहुत प्रेरणा होते हैं, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को आप फ्यूचर की पॉलिटिक्स में एक बड़ा वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और किसी पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर कोई फायदा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कोई पुलिस अधिकारी इस दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का इतना बड़ा कोई साजिश, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी साजिश है एक मुख्यमंत्री का। सिर्फ ये नहीं कि आप उसको राजनीतिक तौर पर हरा रहे हैं, कोई ऐसे मुद्दे, आप उसका व्यक्तिगत जीवन, वो भी उसकी जो चूंकि मैरिड लाइफ से लेके पॉलिटिकल लाइफ तक सब कुछ एक साथ तबाह कर देना चाहते हैं एक साजिश के साथ, जो मुझे लगता है इतना बड़ा षड्यंत्र है और ये कोई एक शख्स नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी टीम सोचने वाली चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कि लड़कियां भी जुटाई जाएं, फिर वो इतने कॉन्फिडेंस की हों, फिर वो तैयारी की जाए, इसमें कैमरे लगाने की कोशिश होगी, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो इसके पीछे एक लंबा, मुझे लगता है अगर ये बाबूलाल मरांडी लाते हैं सामने तो ये एक बड़ी साजिश होगी। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, धीरेन जी का चैनल सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट नाम से उनका चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।